के दे दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, चर्चित टॉपिक है, इस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद एक शानदार मोटिवेशनल स्टोरी से आपको जोड़ूंगा और उसके बाद बाकी दिशा निर्देश जो है वो आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, प्लीज सभी अपना एक बार माइक और वीडियो अच्छी तरीके से चेक कर लें, क्योंकि सभी अपना माइक और वीडियो बंद रखेंगे तब आपके लिए हमारे लिए क्लास अटेंड करना बहुत आसान हो जाएगा और अच्छे से आपको और हम सुन पाएंगे, समझा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभिप्रेरणा चक्र को। और मैं इमेज शेयर करता हूं आपसे अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित। यह रही आपकी स्क्रीन पर अभिप्रेरणा चक्र। तो शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। इतना इंपॉर्टेंट है कि रीट आए या नहीं आए पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मस्त रहकर, व्यस्त रहकर और स्वस्थ रहकर सुनिए। देखिए, अभिप्रेरणा चक्र के बारे में सबसे पहले बताया था मैकडूगल ने। पर अभिप्रेरणा चक्र का जो फॉर्मूला तैयार किया था वो तैयार किया था वुडवर्थ ने। तो अभिप्रेरणा चक्र मोटिवेशन साइकिल से तात्पर्य यह है कि जिस बिंदु से प्रारंभ हो उसी बिंदु पर जाकर समाप्त हो। जिस बिंदु से प्रारंभ हो उसी बिंदु पर जाकर समाप्त हो, तब उसे कहा जाता है अभिप्रेरणा चक्र। जैसे आपको हम साइंस में पढ़ते हैं जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, तो जहां से स्टार्ट होते हैं वापस वहीं पर जाकर आ जाते हैं। तो यही अभिप्रेरणा चक्र में भी होता है कि जहां से स्टार्ट होता है वापस वहीं पर एंड होता है, इसीलिए इसे अभिप्रेरणा चक्र कहते हैं। सबसे पहले मैकडूगल ने बताया था, और ध्यान रखिएगा अभिप्रेरणा चक्र का जो फॉर्मूला डेवलप किया था वो वुडवर्थ ने डेवलप किया था। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा चक्र जो है वो आपको 3 चीजों की जानकारी देता है। अभिप्रेरणा चक्र में अभिप्रेरणा के तत्व सम्मिलित होते हैं, एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स सम्मिलित होते हैं कि मोटिवेशन किन किन चीजों से मिलकर बना है। दूसरा, अभिप्रेरणा के स्रोत भी इसमें जुड़े हुए होते हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत यानी जहां से अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ इसमें मोटिवेशन की प्रक्रिया भी होती है, यानी अभिप्रेरणा किस तरीके से कार्य करती है। यानी हम जब अभिप्रेरणा चक्र की बात करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि मोटिवेशन कार्य कैसे करता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, साथ ही साथ अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ अभिप्रेरणा के तत्व कौन कौन से हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। इसके लिए आपके सामने एक फ्लो चार्ट, लीनियर डायग्राम बना हुआ है। सारा जितना भी मैटर है वो इसी अभिप्रेरणा चक्र के डायग्राम पर यानी अभिप्रेरणा तत्व स्रोत प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। तो पूरा ध्यान स्क्रीन में, जो यह आपके सामने फर्स्ट वाला सेक्शन है जहां आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रेरक आपको नजर आ रहे हैं, उसी पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है और ध्यान से समझते जाना है। तो अभिप्रेरणा चक्र का जो सबसे पहला तत्व है वो है आवश्यकता। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि अभिप्रेरणा चक्र कहाँ से प्रारंभ होता है, कि आवश्यकता से प्रारंभ होता है। दूसरे नंबर पे यह भी ध्यान रखना कि अभिप्रेरणा का सबसे प्रारंभिक तत्व कौन सा है, कि आवश्यकता है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, कि आवश्यकता से प्रारंभ होती है। यानी अभिप्रेरणा सीधे सीधे सबसे ज्यादा यदि किसी चीज पर निर्भर करती है तो आवश्यकता पर निर्भर करती है। अभिप्रेरणा बढ़ेगी तो आवश्यकता बढ़ेगी, आवश्यकता बढ़ेगी तो अभिप्रेरणा बढ़ेगी, और यदि आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो अभिप्रेरणा भी समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहला जो तत्व है वो है आवश्यकता। इस आवश्यकता में यदि कमी होती है या अति होती है, मतलब ये घटती है या बढ़ती है, तो चालक उत्पन्न हो जाता है। और चालक जब उत्पन्न होता है तो चालक की वजह से शरीर में तनाव,
अंतर्नोद या प्रणोद उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, ये जो अभिप्रेरणा तत्व स्रोत प्रक्रिया होते हैं, तनाव अंतर्नोद के बाद इसमें उद्दीपन या प्रोत्साहन उत्पन्न होता है। उद्दीपन प्रोत्साहन से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि मिलने के बाद व्यक्ति प्रेरक पर पहुंचता है, जहां से उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अभी सिर्फ आप मैटर देखिए, मैं आपको एक एक पक्ष उदाहरण सहित क्वेश्चन सहित आसानी से समझाऊंगा। 4 चीजें देख लीजिए आप, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रेरक। साथ साथ ध्यान रखिएगा, माइंड में रिकॉल करिएगा, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रेरक। और इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में NDIM। वापिस बोल रहा हूं, रिकॉल करिए आप भी, NDIM, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रेरक। अब ये कार्य कैसे करते हैं? तो ये जो आपके सामने 4 तत्व रूप में जो लिखे हुए हैं, आवश्यकता, दूसरे नंबर पे चालक, और फिर लिखा हुआ है आपके सामने उद्दीपन और फिर प्रेरक। फर्स्ट आवश्यकता, सेकंड चालक, थर्ड उद्दीपन, फोर्थ प्रेरक। इनके बीच में जो ये लिखे हुए हैं, कमी या अति, तनाव, अंतर्नोद, संतुष्टि, ये इन तत्वों के प्रभाव को दर्शाते हैं। और इधर जो लिख रहे हैं भोजन, भूख, व्यंजन, लक्ष्य प्राप्ति, ये सारे के सारे जो हैं उदाहरण से जुड़े हुए हैं। पहले आप आसानी से सुनते समझते जाइएगा, फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। पहले एक बार हम पूरा मैटर कंप्लीट कर लें। तो कैसे ये कार्य करते हैं, मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। देखिए 6 बज रही है, माना कि हम सबको भोजन की आवश्यकता है। माना कि, हाँ गलतफहमी में मत रहना, माना कि हम सबको भोजन की आवश्यकता है। पर भोजन की आवश्यकता क्यों है? कि शरीर में ऊर्जा की कमी है, भोजन की कमी है, तो हमें भोजन की क्या है? आवश्यकता है। मतलब जब किसी चीज की कमी हो रही है, तब हमें वो आवश्यकता का आभास करा रही है। यानी भोजन की कमी होने पर आवश्यकता का आभास हो रहा है। जब शरीर में भोजन की कमी होगी तो उत्पन्न होगा चालक, और ये जो चालक है वो काम करेगा भूख के रूप में। किसके रूप में? भूख के रूप में। यानी जब भूख लगी है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि भूख चालक का काम कर रही है, और भूख चालक का काम तब कर रही है जब शरीर को भोजन की आवश्यकता है। यानी हमारे शरीर में भोजन की ऊर्जा की कमी है तो हमें भूख लग रही है, और भूख काम कर रही है किसका? चालक का। चालक की वजह से शरीर में तनाव उत्पन्न होगा। इस तनाव के लिए अंतर्नोद, प्रणोद वर्ड भी यूज किया जाता है। और इन तीनों शब्दों को ध्यान रखिएगा, कारण सेकंड ग्रेड का जब एग्जाम हुआ था तो हर बार उन्होंने नाम चेंज कर करके दिए थे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कभी तनाव लिखा है, अंतर्नोद लिखा है, कभी प्रणोद लिखा आए। तो भूख जब लगती है तो वो काम करती है किसका? चालक का। चालक को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव, ड्राइवर नहीं, ड्राइव बोलते हैं। आवश्यकता को बोलते हैं एन, एन बोले तो नीड। और उद्दीपन प्रोत्साहन को बोलते हैं यहाँ पर इंसेंटिव। इंसेंटिव शब्द यूज किया जाता है उद्दीपन और प्रोत्साहन के लिए। और प्रेरक के लिए एम वर्ड यूज किया जाता है, यानी मोटिव। तो NDIM से मिलकर बना है अभिप्रेरणा चक्र। इसे बोलते हैं नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और मोटिव। वापस बोल रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और मोटिव। तो भोजन तो है आवश्यकता, भूख लग रही है तो वो चालक का काम कर रही है। अब माना कि आप सबको जोरों की भूख लग रही है और आपको भोजन की आवश्यकता है। माना कि 6:15 बजे राजीव सर हम सब के लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, शानदार व्यंजन लाकर रख देते हैं। माना कि, हाँ गलतफहमी में मत रहना कोई भी, माना कि। तो माना कि सर आपके हमारे सामने व्यंजन लाकर रख देते हैं, तो वो व्यंजन काम करेंगे उद्दीपन का, प्रोत्साहन का। किसका? उद्दीपन का, प्रोत्साहन का। और जैसे ही वो व्यंजन हमारे सामने आएंगे तो वो हमारे को संतुष्टि प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? संतुष्टि प्रदान करेंगे। और संतुष्टि इस बात की कि हमारे सामने कम से कम व्यंजन आ चुके हैं। पर एक क्लासिक बात ध्यान रखिएगा सभी, विशेष रूप से, कि ये जो संतुष्टि है
ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक है, मेंटल है। यानी सर ने व्यंजन लाकर तो रख दिए पर खाने को नहीं दिए। आप और हम बस देख देख के ही खुश हो रहे हैं कि सर ने व्यंजन लाकर रख दिए, अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे, पर सर ने खाने को नहीं दिए। तो व्यंजन को देखकर जो संतुष्टि हो रही है वो सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए मानसिक संतुष्टि है। और माना कि फिर गलतफहमी में मत रहना, माना कि सर ने आपको, हमारे को व्यंजन खाने को भी दे दिया, तो फिर वो काम करेगा किसका? प्रेरक का। जब शब्द आ जाएगा प्रेरक, तो इसका मतलब है आपको, हमारे को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से संतुष्टि हो चुकी है, हमारे को खाने खाने का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। तो अभिप्रेरणा चक्र जो है वो आवश्यकता से चलता है, चालक पर आता है, और फिर उद्दीपन या प्रोत्साहन पर आता है, उसके बाद प्रेरक पर चला जाता है। और प्रेरक पर पहुंचने का मतलब है कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। तो वापस रिवाइज रिकॉल करिए पहले, NDIM, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, मोटिव, एज इट इज, ऐसे कैसे याद रखना। हिंदी में बोले तो साथ साथ बोलिए, माइंड में रिकॉल करिए। आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रेरक। आवश्यकता की तो कमी या अति होती है, चालक से तनाव, अंतर्नोद या प्रणोद होता है, उद्दीपन से संतुष्टि मिलती है, जो संतुष्टि सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्तर की होती है, और लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है, तब वो प्रेरक कहलाता है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेकंड ग्रेड और रीट या सी टेट में किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए गए हैं, देखिए। एग्जामिनर ने निक्की नामा जी, आपका क्वेश्चन है ड्राइव से मोटिव पर आना। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार वापस उदाहरण को देख लीजिएगा। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगी है जोरों की प्यास, तो प्यास काम कर रही है किसका? चालक का। प्यास काम कर रही है किसका? चालक का। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको अभी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता किसकी है? जल की। किसकी? जल की। तो प्यास काम कर रही है किसका? चालक का। अब प्यास क्यों लगी? क्योंकि अगले के शरीर में जल की क्या हो गई? कमी हो गई। जल की कमी हो गई तो शरीर में चालक उत्पन्न हुआ किसका? प्यास का। प्यास का चालक उत्पन्न होने की वजह से उसके शरीर में तनाव उत्पन्न होगा, अंतर्नोद, प्रणोद, ड्राइव उत्पन्न होगा। अब उसके सामने पेयजल आ जाता है, कोई शीतल पेय पदार्थ आ जाता है, कोई ठंडा पेय पदार्थ आ जाता है, तो वो उसको मानसिक संतुष्टि प्रदान करेगा। और जैसे वो उस पानी को या शीतल पेय पदार्थ को प्राप्त कर लेगा तो उसे प्रेरक या मोटिव मिल जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि थकान निम्न में से है। थकान निम्न में से है, पर एग्जामिनर ने ऑप्शन में न चालक लिखा, न तनाव लिखा, न अंतर्नोद लिखा, पहली बार बिल्कुल नया वर्ड लिखा था, प्रणोद। तो थकान प्रणोद भी मानी जा सकती है, अंतर्नोद भी, तनाव भी। एग्जामिनर कई बार हिंदी में अलग अलग पर्यायवाची शब्द लिख देता है, पर सबसे अच्छी बात, इंग्लिश टर्म एक ही लिखी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि सबके टर्म अलग अलग लिखे आए। और आप सभी को मैं हिंट दे रहा हूँ, तनाव आए, चाहे अंतर्नोद आए, चाहे प्रणोद आए, चाहे चालक आए, आपके लिए हमेशा सामने वर्ड लिखा आएगा ड्राइव। तो इन सब के लिए हमेशा एक ही वर्ड लिखा आएगा, ड्राइव लिखा आएगा। चलिए और वापस एक बार इसी पक्ष पर जाइए, देखिए इसको और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि अभिप्रेरणा चक्र कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ पर समाप्त होता है। तो ज्यादातर बच्चे आंसर देते हैं कि आवश्यकता से प्रारंभ होकर प्रेरक पर समाप्त होता है, पर ऐसा नहीं है। ये तो आपने और हमने समझने के लिए लीनियर डायग्राम बनाया है। यदि आपसे कोई पूछे कि अभिप्रेरणा चक्र कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त होता है, तो ध्यान रखना, आवश्यकता से प्रारंभ होकर वापस आवश्यकता पर ही समाप्त होता है। बिल्कुल राइट निक्की नामा जी, आपने कॉन्सेप्ट कैच कर लिया। क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, अभिप्रेरणा चक्र को चक्र तभी कहेंगे क्योंकि ये चक्र है, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होंगे। और सिंपल वे में समझा दूं,
मान लीजिए हमारे को भोजन की आवश्यकता है, भूख लगी, हमने खाना खा लिया, लक्ष्य प्राप्ति हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है चक्र समाप्त हो गया, क्योंकि हमारे को दोबारा भूख लगेगी तो वापस आवश्यकता से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा चक्र आवश्यकता से प्रारंभ होकर वापस आवश्यकता पर समाप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन, कभी कभी आपसे डायरेक्ट उदाहरण देकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भोजन निम्न में से क्या है, तो आप बता देंगे सिंपली आवश्यकता, भूख क्या है कि चालक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन पैटर्न जो है वो सेकंड ग्रेड में भी आया था कि निम्न में से किसकी कमी या अति होने पर चालक उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखना, चालक जो उत्पन्न होता है वो आवश्यकता की कमी या अति होने पर उत्पन्न होता है। तो हो सकता है आपसे अभिप्रेरणा तत्वों का प्रभाव भी पूछ ले, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आवश्यकता की कमी या अति होने पर चालक उत्पन्न होता है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये भी बन सकता है कि लक्ष्य प्राप्ति कौन से पद में होती है। तो ध्यान रखना, लक्ष्य प्राप्ति जो होती है वो प्रेरक वाले पद में होती है। और सबसे जरूरी चीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, मैंने लिखा है आवश्यकता 1, चालक 2, तनाव 3। इन 1 2 3 को मिलाने से क्या बन रहा है, प्रेरक बन रहा है। यानी इधर देखिए, इधर देखिए, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। मैंने आपसे कहा है कि m बराबर n प्लस डी प्लस आई लिखा हुआ है। m बराबर क्या लिख रहा है, n प्लस डी प्लस आई लिख रहा है। तो n प्लस डी प्लस आई का मतलब हुआ नीड, ड्राइव और इंसेंटिव मिलकर क्या बना रहे हैं, मोटिव बना रहे हैं। तो ये फॉर्मूला दिया था वुडवर्थ ने। आपसे पूछा भी जा सकता है कि m बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखना m बराबर होता है n प्लस डी प्लस आई। यहाँ पर m किसके लिए है, मोटिव के लिए। m किसके लिए है, मोटिव के लिए। n बोले तो नीड, d बोले तो ड्राइव, i बोले तो इंसेंटिव। तो ध्यान रखना, प्रेरक एक व्यापक शब्द है, ये नीचे लिख रहा, प्रेरक एक व्यापक शब्द है जिसमें आवश्यकता भी सम्मिलित होती है, चालक भी सम्मिलित होता है और प्रोत्साहन भी सम्मिलित होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेरक में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, तो ध्यान रखना, प्रेरक में आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन तीनों ही सम्मिलित होते हैं। और इन तीनों को मिलाने से ही ओवरऑल फॉर्म में प्रेरक बनता है। तो सिंपली लिख रहा है सामने m बराबर n प्लस डी प्लस आई। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा चक्र में मूल रूप से कुल कितने तत्व होते हैं, तो हमेशा आंसर देना है 3। कितने तत्व होते हैं, 3 होते हैं, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, क्योंकि चौथा तत्व तो इन सबके मिलने से बनता है। तो मूल रूप से जो तत्व होंगे, तो इसीलिए इसी को बोला जाएगा अभिप्रेरणा चक्र। और ध्यान रखना थर्ड लाइन पर भी कि अभिप्रेरणा चक्र किनसे मिलकर बना होता है। तो अभिप्रेरणा चक्र आवश्यकता और इन्हीं सबसे मिलकर बना होता है। यानी आवश्यकता, चालक, उद्दीपन मिलकर ही बना सकते हैं किसको, अभिप्रेरणा के चक्र को। यस मोनिका शर्मा जी, स्टिमुलस भी बोल सकते हैं, इंसेंटिव भी बोल सकते हैं, उद्दीपन या प्रोत्साहन को। और एक क्वेश्चन और है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में, मुझे चैट में आ रहा है कि सर शारीरिक मानसिक दोनों संतुष्टि हो सकती है क्या? नहीं, शारीरिक संतुष्टि अंतिम संतुष्टि प्रेरक पर ही होगी। कैसे होगी, एक एग्जाम्पल से मेरी बात को समझिए, वापिस आइए टॉपिक पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट के बाहर या किसी मान लीजिए कचौरी समोसे वाले का कोई शॉप या नाश्ता सेंटर है, उसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। उन सभी को भोजन की या नाश्ते की आवश्यकता है क्योंकि उनके शरीर में भोजन की कमी है, उन सभी को भूख लग रही है। और कोई भिखारी भी वहां पर खड़ा हुआ है। तो भोजन की आवश्यकता उन सभी समृद्ध लोगों के लिए भी है, भिखारी के लिए भी है। भूख भिखारी को भी लग रही है, उन सभी लोगों को भी लग रही है। तनाव उनके भी उत्पन्न हो रहा है, भिखारी के भी उत्पन्न हो रहा है। नाश्ते के सेंटर के यहाँ पर सामने सारे नाश्ते रखे हुए हैं शोकेस में, तो वो व्यंजन उद्दीपन का काम कर रहे हैं उन सारे व्यक्तियों के लिए भी और भिखारी के लिए भी। पर
वो सारी संतुष्टि कहाँ तक है? अभी तक मानसिक संतुष्टि है। जैसे ही नाश्ता सेंटर वाले ने सबको नाश्ता देना चालू किया तो सभी ने अपने पर्स निकाले, पेमेंट किया और उन्होंने नाश्ता कर लिया। अब उन्हें शारीरिक संतुष्टि भी हो गई, प्रेरक भी मिल गया। पर भिखारी बेचारा खरीद के नहीं खा सकता, उसके पास पैसे नहीं है और उसे नाश्ता नहीं दिया गया। तो देख कर तो उसको भी संतुष्टि मिल रही है, पर बेचारे की संतुष्टि कहाँ तक रह गई? मानसिक तक ही रह गई। जरूरी नहीं है कि उसे लक्ष्य प्राप्ति हो ही सही, उसे प्रेरक मिले ही सही। तो इसलिए NDI तक ज्यादातर संतुष्टियां मानसिक ही होती है। और समझिए मेरी बात को, जैसे वैकेंसी आती है, रोजगार की आवश्यकता सबको रहती है, पैसे की आवश्यकता सबको रहती है, वैकेंसी चालक का काम करती है, हम सब तैयारी करते हैं। पर वो वैकेंसी आना, नोटिफिकेशन आना, वो हम सबके लिए मानसिक संतुष्टि है। जब तक हम सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक वो हमारे लिए लक्ष्य प्राप्ति प्रेरक में नहीं बदलेगा। अब जिसका सिलेक्शन हो गया उसके लिए तो प्रेरक या लक्ष्य प्राप्ति हो गई, और बाकी के लिए वो वैकेंसी सिर्फ मानसिक संतुष्टि का हिस्सा रह गई। तो इसलिए आवश्यकता चालक उद्दीपन तक संतुष्टि के पक्ष सिर्फ मानसिक रहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब एक साइड वाले सेक्शन पर सभी ध्यान दीजिएगा, फिर आप और हम इस पर क्वेश्चन और डाउट पर बात करेंगे। साइड वाले सेक्शन पर आइए एक बार। ये मैंने एक ब्रैकेट में एक छोटी सी चीज लिख रखी है, एग्जाम। एग्जाम में अभिप्रेरणा से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्रमबद्धता से जमाने वाला आया हुआ क्वेश्चन है ये, और सब एग्जाम में अलग अलग अंदाज में आता है। ऐसा क्वेश्चन अधिगम में भी बनता है और ऐसा क्वेश्चन अभिप्रेरणा में भी बनता है। पर अभी हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मोटिवेशन की चर्चा करेंगे। बाई चांस कभी एग्जाम में सीरीज जमाने को आ जाए, ऑलरेडी आ चुकी है एग्जाम में, कि अभिप्रेरणा जो चक्र है वो अभिप्रेरणा चक्र है, इसमें इन तत्वों को क्रमबद्धता से जमाइए। तो जमाने वाले जो तत्व हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी तत्व प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, पर आपको सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस में बोल रहा हूं, आप पूरा इस सेक्शन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आवश्यकता, सेकंड नंबर पे चालक, थर्ड नंबर पे प्राणी में तनाव, फोर्थ नंबर पे अभिप्रेरित व्यवहार, फिफ्थ नंबर पे प्रोत्साहन, सिक्स्थ नंबर पे प्रेरक, और सेवंथ नंबर पे लक्ष्य प्राप्ति एवं संतुष्टि। तो इस तरीके से आपसे कोई से भी पद दे सकता है, जरूरी नहीं है 7 पद ही दें, इनमें से 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, अलग अलग तरीके से दे सकता है। इसलिए आपको ये पूरा का पूरा सीक्वेंस परफेक्शन से याद करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। पर प्लीज इसे एज इट इज लर्न कर लीजिएगा, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो हम क्रमबद्धता से जमा सकें। देखने सुनने में आसान लगता है, पर क्रमबद्धता जमाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इतनी आसानी से क्रमबद्धता नहीं जमती, क्योंकि ये बेसन की बर्फी नहीं है जो आप घर पे आसानी से जमा लें। इसको जमाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्रमबद्धता, वापस बोल रहा हूं, प्लीज एक बार वापस देखिए, सभी साथ साथ चलिए। आवश्यकता, चालक, प्राणी में तनाव, अभिप्रेरित व्यवहार, प्रोत्साहन, प्रेरक, लक्ष्य प्राप्ति एवं संतुष्टि। नहीं, अभिप्रेरित व्यवहार को वशीभूत नहीं बोल सकते नंदिनी जी, ये इसी वे में लिखा आएगा, अभिप्रेरित व्यवहार, मोटिवेटेड बिहेवियर। यस पांचाल जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा चक्र संज्ञानात्मक भी हो सकता है, हाँ ये संज्ञानात्मक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और सुन लीजिए। एग्जामिनर कई क्वेश्चन होते नहीं है पर क्रिएट कर देता है। कैसे क्रिएट करता है देखते जाइएगा। आपसे पूछ सकता है कि प्रेरक का प्रारंभिक पद या प्रारंभिक आधार क्या है? तो ध्यान रखना, प्रेरक का प्रारंभिक पद या आधार क्या है? आवश्यकता। यदि आप इस लीनियर डायग्राम को माइंड में, इमेजिनेशन में सेव रखेंगे तो कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन बना ले आप आसानी से उत्तर दे देंगे। और यदि आप सोचे कि इस टॉपिक को हम थ्योरेटिकल याद रख के उत्तर दे दें, इम्पॉसिबल, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो क्वेश्चन क्रिएट करके दे रहा है। तो आपको लिंक बनाना आना चाहिए। जैसे प्रेरक का प्राथमिक आधार क्या है? तो प्रेरक का प्राथमिक आधार क्या है? आवश्यकता, क्योंकि आवश्यकता से ही ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। अच्छा, पूछ ले कि प्रेरक का पूर्व आधार बताओ, तो प्रेरक का पूर्व आधार क्या हो जाएगा? उद्दीपन। उद्दीपन का पूर्वाधार क्या होगा? चालक। चालक का पूर्वाधार क्या हो जाएगा?
आवश्यकता हो जाएगी। अच्छा, आवश्यकता का अंतिम परिवर्तित पद कौन सा होगा? प्रेरक होगा। तो क्वेश्चन को कहीं से भी घुमा फिरा सकता है, किसी भी तरीका थ्योरेटिकल वे में ला सकता है। जैसे और उदाहरण पूछ ले कि नींद या आराम निम्न में से है, तो स्वाभाविक है नींद या आराम क्या है? आवश्यकता। क्योंकि किसी व्यक्ति को थकान हो रही है तो उसे नींद या आराम की क्या है? आवश्यकता। पलंग उसके लिए काम करेगा किसका? उद्दीपन का। और वो पलंग पर पड़ जाता है, सो जाता है, तो वो फिर प्रेरक या लक्ष्य प्राप्ति को दर्शाएगा। संज्ञानात्मक का मतलब होता है मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित। मतलब हमारी जो मानसिक क्षमताएं होती है, मानसिक प्रक्रियाएं होती है, उन्हीं के लिए वर्ड यूज होता है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। यस, और कोई क्वेश्चन हो तो आप डालते जाइए, फिर मैं इस टॉपिक को एंड करके मोटिवेशनल स्टोरी और लास्ट पार्ट पर और इंस्ट्रक्शन पर आऊंगा। यस, लेट्स स्टार्ट। कोई आपके क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं अभी मेरे से। यस, 1-2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। आपके क्वेश्चन क्वेरीज जो यहाँ पर पॉसिबल है वो यहाँ पर पूछ लीजिए, अदरवाइज बाद में आप व्हाट्सएप पर या इंडिविजुअल भी पूछ लीजिएगा। नींद वाले में ड्राइव क्या होगा? नींद वाले में ड्राइव थकान को माना जाएगा, थकान को माना जाएगा, क्योंकि थकान की वजह से नींद की आवश्यकता है। और बोलिए। शीतल पेयजल जो होगा, वो शीतल पेयजल वो होगा, वो आएगा उद्दीपन या प्रोत्साहन की जगह। ओके दिव्या साहू जी। मनीष कुमार, आवश्यकता में अति कैसे होती है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। आवश्यकता ऐसे हो सकती है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। किसी व्यक्ति में भोजन की कमी है तो उसे आवश्यकता है। पर मान लीजिए किसी ने ठूस ठूस के भोजन खा लिया, ओवरडोज खा लिया, बहुत ही ज्यादा खा लिया, तो आप समझ सकते हैं तनाव तो उससे भी होगा ही होगा। तो कमियों या अतियों दोनों जगह आवश्यकताएं बन जाती है। और बोलिए। बिल्कुल महाराज। यस, और कोई क्वेश्चन क्वेरी? जल हमेशा आवश्यकता में आएगा अंजलि जी, बेसिक फॉर्म में जल हमेशा आवश्यकता है। और जल के जो स्वरूप होंगे अलग अलग, पेयजल, शीतल पेय पदार्थ, वो हमेशा आएंगे उद्दीपन के अंतर्गत। जुड़े रहिए, मैं आपको एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा और बाकी के इंस्ट्रक्शन दूंगा, इसलिए सभी जुड़े रहना, कोई अभी लीव मत करना। हाँ, घर का काम अपन आधे घंटे बाद निपटा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को भी बर्तन मांजने, खाना बनाना है, मेरे ऊपर भी मनोवैज्ञानिक दबाव है, तनाव मत लीजिए। एन एंड आई का सीधा रिलेशन कैसे है? सुनीता लोहार जी। यस, एन और आई का रिलेशन है, पर चालक जरूर आएगा बीच में। ये तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। आवश्यकता होगी तो चालक होगा, चालक होगा तो उद्दीपन होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इंटर रिलेटेड है सारे। चलिए बात आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन क्वेरीज आते रहेंगे, पर ज्यादातर को अंडरस्टूड है, क्लियर है, और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी समझ में नहीं भी आए या दोबारा रिवाइज रिकॉल की जरूरत पड़े तो मैं सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं फॉरेन कंट्री बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पर भी कोरोना अपने यहाँ से ज्यादा फैला हुआ है। तो आप सब भी देश में ही रहिए और दुनिया को भी ऐसे बोला कीजिए कि हमने तो पासपोर्ट बनवा लिया था, हम तो विदेश यात्रा पे जा रहे थे, हमने तो खूब सारे पैसे जमा कर दिए थे, ओ ये कोरोना आ गया इसलिए हम नहीं जा पा रहे। कहीं जाओ या मत जाओ, कल्पना और कॉन्फिडेंस प्रेजेंटेशन वाले होने चाहिए। मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। चलिए आज का क्वेश्चन और मोटिवेशन के पक्ष पर आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे और शेयर कर देता हूं, अच्छा प्रश्न और सार्थक प्रश्न, मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। कल कुछ स्टूडेंट्स ने डिस्कस भी किया था, तो उसको भी शेयर कर लेते हैं कि इसका आंसर कैसे आया। रीट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था, ये आपके सामने 4 ऑप्शन लिख रहे हैं, और क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन सा आवश्यकता का परिणाम, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? तो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर माना था वो आंसर माना था सेकंड। क्यों माना था समझिएगा। उसने पूछा है कौन सा अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। मतलब कृष्णा जो डांस 1 घंटे करती थी, अब उसने 2 घंटे टाइम कर दिया, तो ये उसका मोटिवेशन है
कि वो डांस को बढ़ा रही है, उसे डांस में इंटरेस्ट आ रहा है, तो डांस में मोटिवेशन बढ़ गया, तो 2 घंटे कर दिया। थर्ड ऑप्शन पे आइए, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ कर दी। मतलब श्वसन वाला जो टॉपिक है, श्वास लेने वाला जो टॉपिक है, उसमें जगन इंटरेस्ट ले रहा है। इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि उसका मोटिवेशन वर्क कर रहा है कि यार मैं इस टॉपिक की स्टडी करूं। राम ने तेजी से आधुनिक व प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है। राम मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में कोरिलेशन निकाल रहा है। उससे किसी ने कहा नहीं है, पर वो कोरिलेशन निकाल रहा है, सहसंबंध निकाल रहा है, क्योंकि ये उसका मोटिवेशन है। पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 साल की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो ये वहां पर मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, ये उसका पर्सनल इंटरेस्ट फैक्टर है कि उसने 12 साल की एज में उसको सोर्स मिले, तो उसने पर्सनल लेवल पर फिलोसॉफी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देखने में चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, पर सेकंड आंसर इसमें ज्यादा एग्जीक्यूट है, ज्यादा राइट है। और रीट में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उन्होंने एग्जामिनर ने इसी ओपिनियन को ज्यादा वेटेज दिया है। हालांकि सेकंड और थर्ड ऑप्शन लगभग एक जैसे लगते हैं, पर आप ध्यान रखिएगा, उसने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी, इसे इन्वर्टेड कोमा में डाला है। इन्वर्टेड कोमा में डाला है यानी इसको टॉपिक माना है। यदि इन्वर्टेड कोमा नहीं होता तो फिर आंसर थर्ड होता। भाई जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ कर दी, यानी वो श्वसन तंत्र वाले टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहा है, यहाँ पर मोटिवेशन है। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 साल की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, तो ये उसका व्यक्तिगत रुचि का मामला है कि भाई उसे फिलोसॉफी पढ़नी है। तो इसीलिए इसमें आंसर जो है वो सेकंड कंसिडर किया गया था। साथ ही साथ अब हम आगे बात करते हैं आगे के इंस्ट्रक्शन की। तो अब सिर्फ सुनने का मामला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, तो सभी इंस्ट्रक्शन सुने और इंस्ट्रक्शन के साथ साथ मोटिवेशनल एक छोटी सी सुने। प्रिय बाबल मैम, लास्ट वाला ऑप्शन तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता, क्योंकि कोरिलेशन निकालना उसी व्यक्ति के लिए बस की बात है जो इंटरेस्ट के साथ साथ मोटिवेशन ले। जैसे आधुनिक भारत प्राचीन भारत तो सभी ने पढ़ा है, पर उसमें राम में ये मोटिवेशन है कि यार मैं इन दोनों में रिलेशन निकालूं, तो ये उसके मोटिवेशन की वजह से हो रहा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब प्लीज क्वेश्चन मत डालिएगा, बीच में डिस्टरबेंस नहीं, और फिर भी इंडिविजुअल क्वेश्चन होंगे तो क्वेरी को हम सॉल्व कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। लास्ट एंड फाइनल बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे अच्छी बात, सभी जुड़े रहे लास्ट 15 मिनट के लिए। बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी और इंस्पिरेशन आप सभी के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगी, एग्जाम में भी काम आएगी, कोरोना से लड़ने में भी काम आएगी, और बेरोजगारी हो चाहे रोजगार हो, सब में काम आएगी। और लास्ट इंस्ट्रक्शन सुन लीजिएगा, अनुष्का ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं जो अनुष्का ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर एज अ विजिटिंग फैकल्टी सर ने इनवाइट किया था, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके उद्देश्य को मैं सार्थक कर सकूं इस ट्रायल टॉपिक के माध्यम से। तो जितना भी ये मैटर पढ़ाया है 5 दिन की क्लास का, वो पीडीएफ में अनुष्का ग्रुप को अवेलेबल करा चुका हूँ, वो आपको ब्रॉडकास्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगी, या आप अनुष्का ग्रुप के व्हाट्सएप करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। दूसरा, कोटा वाले कुछ स्टूडेंट्स को जोड़ा गया था, तो वो सारे स्टूडेंट मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं या इंडिविजुअली मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। तो ये क्लास खत्म होने के बाद वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपको पीडीएफ चाहिए हो इस पूरे मैटर की या और कोई भी क्वेरी हो, तो वो इससे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा जितना आप और हम कर सकते थे वो आपने हमने करने की कोशिश की है, पर इसमें एक लिमिटेशन रहती है जूम में कि 100 स्टूडेंट से ज्यादा आप और हम नहीं जोड़ सकते, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार हमें भी दुख होता है कि हम कई स्टूडेंट्स को वेटिंग में रखते हैं, पर क्या करें, ये सिस्टम की लिमिटेशन है, तो इसलिए ऐसी दिक्कत आती है। हम इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से आप और हम इस समस्या का समाधान कर सकें, और जल्दी यदि लॉकडाउन से आपको हमारे को छूट मिलती है और हमारे को राहत मिलती है, साधन संसाधन मिलते हैं, तो हम कोई बेटर प्लेटफॉर्म तलाशेंगे जिससे आप और हम इस समस्या का समाधान कर सकें और जुड़ सकें। और फिर भी कभी भी मनोविज्ञान में आपको कोई समस्या आती है
तो आप अनुष्का ग्रुप को इन्फॉर्म कर दीजिए, मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं हर वक्त आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहूंगा। यथासंभव जो भी मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ, निश्चिंत रहिए, किसी ना किसी रूप में हम जुड़े ही रहेंगे और आपका सहयोग करते रहेंगे। और बीच बीच में भी मुझे जो भी सोर्स मिलता है, कुछ मैटर मिलता है, कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, तो मैं अनुष्का ग्रुप को भी अवेलेबल करा दूंगा, तो आप सबके पास ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे और कोटा वाले कोटा ग्रुप से या मेरे से जिस भी रूप में जुड़े हुए हैं उन्हें मिलते चले जाएंगे। तो मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और लास्ट में मोटिवेशनल स्टोरी, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए, दिल और दिमाग में कैद कर लीजिएगा, आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। तो स्टार्ट करता हूँ स्टोरी। एक बहुत छोटा सा जीव और जिसने हमारे को जिंदगी में सबसे ज्यादा सीख दी है, वो है मधुमक्खी, हनी बी। एक बार चिड़िया और मधुमक्खी घूम रहे थे, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाँ, कुल मिला के दोनों अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो चिड़िया ने मधुमक्खी को दिन भर मेहनत करते हुए देखा कि मधुमक्खी बहुत मेहनत कर रही है, अलग अलग जगह फूलों पर जा रही है, मकरंद जुटा रही है और फिर शहद बनाने में योगदान दे रही है। तो चिड़िया ने मधुमक्खी से इतनी सी बात कही कि ओ मधुमक्खी, तुम दिन भर इतनी मेहनत करती हो, इतनी तैयारी करती हो और इतना शहद बनाती हो, पर तुम खुद तो शहद का यूज नहीं करती, और ये इंसान है, दूसरे पशु पक्षी हैं, वो तुम्हारा शहद चुरा कर ले जाते हैं। तुम्हें दुख नहीं होता क्या कि इतने सारे मेहनत का कोई परिणाम तुम्हारे को मिलता नहीं और तुम्हारा शहद चुरा कर दूसरे ले जाते हैं? तो मधुमक्खी ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। उसने कहा, और ही चिड़िया, माना ये दुनिया वाले, ये इंसान और बाकी सब लोग मेरा शहद चुरा कर ले जाते हैं, पर मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ मेरा शहद चुरा सकते हैं, मेरे शहद बनाने की कला को कभी भी नहीं चुरा सकते। और माय डियर स्टूडेंट्स, सभी ध्यान रखिएगा, ईश्वर ने आप सबको ऐसा हुनर दिया है, उस हुनर की कॉपी हो सकती है, स्वरूप बदल सकते हैं, पर आपसे आपका टैलेंट कोई नहीं चुरा सकता। और यदि आप अपने टैलेंट पर काम करेंगे, अपने हुनर को बनाए रखेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके हुनर से जुदा नहीं कर सकती, उसे चुरा नहीं सकती। और ये हुनर ही आपकी लाइफ में वैल्यू बनाए रखेगा, चाहे कितनी ही विषम परिस्थितियां हों। और एक मजे की बात मैं आपको बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट साइंस से जुड़े हुए हैं, लेबोरेटरी में सब बना लिया, बायोलॉजी वालों ने, केमिस्ट्री वालों ने, बायोकेमिस्ट्री वालों ने, सब आर्टिफिशियल ब्लड तक बना लिया। दुनिया का ऐसा कोई केमिकल नेचुरल पदार्थ नहीं है जो लैब में नहीं बनाया जा सकता हो। पर मजे की बात है, शहद आज भी लैब में नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स पता कर लिए, पर लैब में शहद आज भी नहीं बनता, भले दुनिया की कोई सी भी चीज व्यक्ति बना ले, क्योंकि ये गुण सिर्फ मधुमक्खी के पास है और उसी के पास रहेगा। आपका टैलेंट आपके पास ही है, nobody कैन कॉपी इट। पहली सीख मधुमक्खी से। दूसरी सबसे बड़ी जो सीख है, वो भी सुनिएगा मधुमक्खी से। मधुमक्खी का जो शहद होता है, आप सबको पता होगा कि मधुमक्खी का शहद कभी भी खराब नहीं होता। ये जितना पुराना होता जाता है और अच्छा होता जाता है। लाइफ में कभी चिंता मत करना कि अपन इतने पुराने हो गए, अपनी इतनी ज्यादा एज हो गई, अब कैरियर का क्या होगा, लाइफ का क्या होगा। यदि आप में टैलेंट है, वो जितना ज्यादा पुराना होगा, जितना ज्यादा मैच्योर होगा, जितना ज्यादा अनुभव उसमें बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अपने टैलेंट पे गर्व करना सीखिए, आपका टैलेंट लाइफ में अनुभव के साथ हमेशा बढ़ेगा। दूसरी सीख मधुमक्खी से। और तीसरी सबसे जरूरी सीख, ये जो शहद है, इसके बिल्कुल उल्टे गुण होते हैं। बहुत बड़ी सीख देख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी। सारी दुनिया मना करती है कि खांसी हो गई, बीमारी हो गई, यार प्लीज मीठा मत खाना, पर आयुर्वेद से लेके सारी दवाइयों में शहद यूज होता है। बचपन से हमें खांसी होती है तो शहद दिया जाता है। अब शहद होता तो मीठा है, पर गुण, इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है और हमेशा रिलीफ देती है। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया बड़ी चालाक है, बड़ी नालायक है साहब। अपने दो चेहरे रखिए, अपना गुण कुछ और रखिए और अपनी तासीर कुछ और रखिए। मतलब दुनिया को कुछ और नजर आई है और
हकीकत कुछ और रखिए, शहद की तरह बन के रहिए कि देखने में लोगों को लगे कि यार ये तो नुकसान करेगी, पर वो गुण हमेशा आपके लिए फायदा करेगा। तीसरा सबसे बड़ा गुण। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण गुण जो आपके लिए है, 50% शहद हो और 50% घी हो, तो दोनों को मिला दिया जाए बराबर मात्रा में 50-50%, तो वो जहर का काम करते हैं, विष का काम करते हैं। शहद कितनी अच्छी हो पर घी से मिली तो जहर का काम करने लग गई। और यही मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं, प्लीज अपनी संगति अच्छी रखिए। यदि गलत संगत से आप जुड़ गए तो आप में कितना ही अच्छा गुण हो, वो आपके लिए जहर का और दूसरों के लिए जहर का काम करेगा। अच्छे लोगों से संगति रखिए। घी अपने आप में अच्छा है, शहद अपने आप में अच्छा है, पर यदि संगति गलत हो गई तो वह जहर का काम करेगा। अच्छे लोगों से संगति रखिए, जैसे मेरे जैसे अच्छे लोग बहुत कम पाए जाते हैं, तो हम जैसे लोगों से ही संगति रखिए। हम जहर में नहीं बदलेंगे, हम हमेशा अमृत का ही काम करेंगे। और उससे भी जरूरी सीख, देखिए एक मधुमक्खी कितना कुछ सिखा देती है, शहद कितना कुछ सिखा देती है। उससे भी महत्वपूर्ण सीख, मधुमक्खी शहद बनाती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी ने मधुमक्खी को परेशान किया तो झुंड के झुंड में हमला कर देती है, और फिर उस व्यक्ति की क्या हालत करती है सबको पता है। और ये मधुमक्खी की वैल्यू इंडिविजुअल नहीं है, ग्रुप की वजह से। टीम वर्क में रहेंगे, यूनिटी से वर्क करेंगे, ग्रुप में वर्क करेंगे, तो हमेशा आपकी वैल्यू रहेगी। आपके इंडिविजुअल का अस्तित्व तभी है जब आप ग्रुप से जुड़े रहें, समाज से जुड़े रहें, परिवार से जुड़े रहें, उनसे अलग होने की सोचिएगा भी मत। और सिक्स्थ एंड सबसे लास्ट सीख, ये पीयूष सारंग आपको देके जा रहा है। और मेरे ये शब्द, ये मोटिवेशन, टॉपिक भी मोटिवेशन है और ये भी मोटिवेशन है। बस यही याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा इस पीयूष सारंग को, इन शब्दों के लिए। वो ये कि मधुमक्खी वैसे शांत जीव है, पर किसी ने छेड़ा तो डंक मारने में भी देर नहीं करती। दुनिया ऐसी है, टिट फॉर टैट, शटे शाठ्यम, जैसे को तैसा। यदि कोई आपके लिए कहीं भी आपके व्यक्तित्व से, आपके कंफर्ट जोन से छेड़ने की कोशिश करे, तो हमेशा सुरक्षात्मक मत बने रहिए। डंक मारने का हुनर भी रखिए, विरोधी को जवाब देने का हुनर भी रखिए। आपकी सहनशीलता कोई हो, कोई आपकी कमजोरी नहीं समझे, ये भी गुण याद रखिए। तो मधुमक्खी से पहली सीख, अपना हुनर हमेशा आपका ही रहेगा, उसे कोई चुरा नहीं सकता। सेकंड नंबर पे सबसे अच्छी सीख कि शहद लेबोरेटरी में नहीं बनता, हुनर आपका कोई नहीं बना सकता। थर्ड नंबर पे सीख, संगति अच्छी रखिए वरना वो जहर में बदल जाएगी। चौथे नंबर पे सीख, ग्रुप से, यूनिटी से जुड़े रहिए, तभी आपका वजूद है। और उससे भी बड़ी सीख कि आपका हुनर शायद कभी खराब नहीं होता। और उससे भी बड़ी सीख कि जरूरत पड़े तो सुरक्षात्मक मत रहिए, डंक मारने का भी हुनर रखिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए। हमेशा आप सबके साथ आपके लिए सहयोग बनकर किसी भी रूप में मैं जुड़ा रहूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका जो आपने इतने दिनों और इतना अच्छा सहयोग मुझे दिया एक अच्छे टॉपिक के लिए। और उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। कोई कमी भी रही होगी तो हम धीरे धीरे उसमें सुधार करेंगे, और भविष्य में नए प्लेटफॉर्म से, अच्छे प्लेटफॉर्म से आप सबसे जुड़े रहेंगे। तो मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। पीयूष सारंग की तरफ से आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड लक, डू योर बेस्ट। नहीं महावीर जी, अभी मेरी कोई लाइव क्लासेस नहीं चलती। मैं कोटा से काफी दूर एक ऐसी जगह फंसा हुआ हूँ लॉकडाउन में जहाँ मेरे पास साधन संसाधन नहीं है। ओनली जूम मोड था, तो इससे कुछ स्टूडेंट को मैं लाभ दे सका। जैसे लॉकडाउन से स्थिति अच्छी होती है या मेरे को साधन संसाधन मिलते हैं तो फिर मैं आपको और सभी का सहयोग कर पाऊंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अनुष्का ग्रुप की क्लासेस सारी चलती रहेंगी। आपको लगता है कि कोई टॉपिक या कोई क्लासेस अटेंड करनी है
तो सेम शेड्यूल सेम टॉपिक पर क्लासेस रहेंगी और उनका मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा। डोंट वरी। गुड लक। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप सभी को पीयू सर की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और सर वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशन जो है सर आपको देते हैं और हर एक स्टूडेंट को देते हैं। ठीक है, आप सभी को स्टार्टिंग में ये कहा गया था कि जिन स्टूडेंट्स को सर के नोट्स पीडीएफ जो हैं आपको चाहिए तो आप अपने कांटेक्ट नंबर जो डिटेल मैंने दी थी, जो नंबर मैंने दिया था उस नंबर पे आप सेंड कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी कर रखी है तब तो ठीक है, जिन स्टूडेंट ने नहीं कर रखी है वो कृपया करके इन नंबर्स पे उनकी डिटेल सेंड कर दीजिए। मैं आपको एक बार चैट में फिर से वो नंबर भेज रहा हूँ, तो आप उन नंबर पे प्लीज वो डिटेल भेज दीजिए। मैंने आपको नंबर भेजे हैं, कृपया कर आपका पूरा नाम, कांटेक्ट नंबर, आपका कोर्स, जो भी सब्जेक्ट है वो, आपका जो आपका सिटी, आपका विलेज और नीचे नंबर दे रखे हैं, इन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, अभी इंग्लिश की क्लास रहेगी 7 बजे। सॉरी, आज तो इंग्लिश, आज तो संडे है। ठीक है, चलिए जो स्टूडेंट एक बार डिटेल भेज कर और जिन्होंने डिटेल नहीं भेजी है वो कृपया करके डिटेल भेज देवें जल्दी, ताकि हम आपको सर के नोट्स अवेलेबल करवा पाए। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंट ने डिटेल नहीं भेजी है वो कृपया कर डिटेल भेज देवें, ताकि हम आपको नोट्स अवेलेबल रेगुलर बेसिस पे करवा पाए। थैंक यू सो मच।